But as Okay, ji. Assalamu alaikum, everyone. My name is Dr. Imrana Noman, and I am your clinical instructor, and I'll be teaching you patient safety. शुरू करने से पहले I'll give you a brief introduction. I am an MBBS doctor, and I graduated last year from Punjab Medical College, Faisalabad. यहाँ पे मैंने अभी recently join किया है. So कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिलेज आपकी लेक्चर्स में भी आ गए थे, वो क्योंकि ज्वाइनिंग और उसके बाद जो भी यहाँ प्रोसीजर होता है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ गया है आपकी क्लासेस में. लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि इसको कवर कर लें, और इनकेस अगर नहीं कवर कर पाए तो
we'll arrange extra classes. बाकी अगर किसी को ईमेल नहीं आई जो मैंने आप लोगों को भेजी है, किसी फ्रेंड्स में से किसी को या आपके बैचमेट्स को, तो वो मुझे अपना जो आईडी है वो मेल कर दे, जिस मेल से आपको ये आई है उनको काइंडली बता दें, क्योंकि थोड़ा सा ये है, बाकी सेक्शंस में भी ये इशू आ रहा है। आई गेस आप लोग जो वो कोर्सेज चेंज करते हैं उसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो हमारा सेक्शन जो है वो D1 है पड़ा, और मैं डॉक्टर मरियम अली की, मुझे तो मेल आती है डॉक्टर मरियम अली की, हालांकि मैंने D1 रजिस्टर किया हुआ है। अच्छा और अब आपने जो लिंक वाला भेजा था वो मेल नहीं आई मुझे। अच्छा, आपको नहीं आई? नहीं, उनकी ऑब्वियसली उनकी लिस्ट अलग है, तो जो मुझे लिस्ट दी हुई है वो जिनको ईमेल आई है ना उनके नाम थे उस लिस्ट के अंदर। तो आप मुझे इस तरह करो, अपना आईडी जो है वो मेल कर दो, तो मैं मैम हमारे फिर उस लिस्ट में ऐड करूंगी। जी 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 मैम ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम हमारे भी मतलब काफी हम फ्रेंड्स को नहीं मेल आई, ये हमने किसी और से लिया है मतलब लिंक ना। हाँ हाँ, तो आप सारे ना imrana.noman@umt.edu.pk imrana.nouman इस पे आप मुझे अपने आईडी जो है ना वो मेल कर दो। ओके मैम, थैंक यू। जी ये क्या कर रहे हो? चलें, मेरे ख्याल से 39 स्टूडेंट्स आ गए, 38 स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सर हिरा अमजद और हानिया मसूद ये अभी हैं इधर, जिनकी मुझे मेल्स आई हैं? यस मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू पेशेंट सेफ्टी, वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि पेशेंट सेफ्टी, ये जो आप लोगों ने कोर्स लिया है इसको इंक्लूड करने का मकसद क्या है, और व्हाट इज बेसिकली पेशेंट सेफ्टी। कोई मुझे बताएगा कि किसी को अगर थोड़ा सी समझ आई हो कि क्या है, क्या ये टर्म का मतलब क्या है? एनीवन? कोई भी बता दे। मैम इसमें बेसिकली हम यही पढ़ेंगे ना कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम मतलब पेशेंट को कम से कम हार्म दे सकें, बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हम उससे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी के एज अ रिलेटेड ही हेल्थ मतलब केयर, डिफरेंट टर्म्स जी 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 जी, एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि पेशेंट आपके पास आया है और आप एक हेल्थ केयर सेटिंग में बैठे हुए हो, हॉस्पिटल क्लिनिक के अंदर, वो अपनी किसी कंप्लेन के साथ आया है, उसके जो यहाँ पे स्टे है या फिर आपका ट्रीटमेंट इस तरह का होना चाहिए जो उसको बेनिफिशियल हो। ये ना हो कि वो उसके हार्म्स जो हो वो ज़्यादा हो, उसकी जो प्राइमरी कंप्लेंट थी उससे भी वो उसकी कंडीशन जो है वो वर्स ना हो जाए। पेशेंट सेफ्टी, वंस एक एक
कोई भी ह्यूमन बीइंग जब वो एंटर हो जाता है किसी कंप्लेंट के साथ, हम उसको पेशेंट कहते हैं, ठीक है। जब वो ट्रीट होने के लिए आता है किसी भी सेटिंग के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद अगर वो फॉर एग्जांपल वो वो उसको फीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, उसकी ये टिपिकल उसकी कंप्लेंट्स हैं। अब हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि हमने उसको किस तरीके से वो वाला ट्रीटमेंट देना है जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। ये नहीं कि वो जो कंप्लेंट के साथ आया था वो उससे ज़्यादा लेके वापस जाए, ठीक है? और जिस तरह का हमें पता है कि हॉस्पिटल या क्लिनिक्स या इसमें यहाँ पे कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट अफ़ेक्ट हो सकते हैं किन-किन कंडीशंस की वजह से। Learning objective: understand the discipline of patient safety and its role in minimizing the incidence and impact of adverse events and maximizing recovery from them. कि पेशेंट की एक तो ये कि जब आप एज अ डॉक्टर या आप एज अ हेल्थ वर्कर आप काम करते हो, आपकी पहली प्रायोरिटी पेशेंट होना चाहिए, ठीक है। जो भी हो जाए, चाहे वो ये सारी बातें बाद में आती हैं, इवन द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी पेशेंट होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो गोल होता है वो ये होता है, पेशेंट डील जब हम करते हैं हमारा गोल ये होता है कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स सबसे कम आए, इवन अगर वो किसी डिजीज के साथ भी आया है तो उसको एडवर्स इफेक्ट्स उसके सबसे कम हो और उसकी रिकवरी के सबसे ज़्यादा चांसेस होने चाहिए, ठीक है। Knowledge requirements: harm caused by healthcare errors and system failures. Listen about errors and system failure from other industries. History of patient safety and the origin of blame culture. Difference between system failures, violation and errors. A model of patient safety. ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या-क्या चीज़ें पेशेंट सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या-क्या ऐसे हमारे कल्चर के अंदर हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, क्या कॉजेज़ होती हैं, पेशेंट के लेवल के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, एज़ अ हेल्थ केयर वर्कर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, सिस्टम के क्या एरर्स होते हैं, ये सब। Performance requirements: apply patient safety thinking in all clinical activities, demonstrate ability to recognize the role of patient safety in safe healthcare delivery. जो भी हम ट्रीटमेंट अपना प्रोवाइड करें, जो भी हम उसको किसी तरीके से भी हम उसको जो भी हमारा प्लान हो मैनेजमेंट का, वो पेशेंट के हक में होना चाहिए। वो हमारे उसमें नहीं होना चाहिए या कि वो हॉस्पिटल के फ़ायदे की चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो पेशेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। पेशेंट के जो कंप्लेन है हमने उसको देखना है। हार्म्स caused by healthcare errors and system failures. Harms caused by healthcare errors and system failures, extent of adverse events, categories of adverse events, economic cost and human cost. अब होता ये है कि कोई सिस्टम फेलियर हो या फिर हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर, अब अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको अपनी कंप्लेंट बताता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबसे पहले उसकी डिटेल के अंदर हिस्ट्री लेते हो। कोई भी उसको सिम्टम आ रहा है, फीवर है, नौजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, ये सारे सिम्टम्स आप उससे डिटेल में पूछते हो। उसके बाद आपने ये नहीं करना कि वो नॉर्मली क्या यहाँ पे लैग आता है कि जब हम हिस्ट्री आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। जी, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम था। मुझे एक सेकंड दें। यस मैम, कट रही थी आवाज। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि क्या-क्या एरर्स हो सकते हैं। अब अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे आती है? आपके पास एक पेशेंट आया है अपनी कंप्लेंट्स के साथ, फीवर, नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें। आपने जो मोस्टली जहाँ पे लैग आता है वो यही होता है कि हम हिस्ट्री प्रॉपर्ली नहीं लेते।
जहाँ पे हिस्ट्री इज द बेसिस। अगर हम यहाँ से ही गलत शुरू होंगे तो उसके बाद पूरा डायग्नोसिस गलत हो जाएगा, मेडिकेशंस उसको खराब जाएंगी, सर्जिकल प्रोसीजर है तो वो उसको खराब जाएगा, उसकी एग्जामिनेशन नहीं ठीक हुई। आपको समझ आ रही है? वन जो एक होती है कहीं पे हमारी जो मिस्टेक होती है वो उससे दूसरी चीज होती है, वन लीड्स टू अनदर, और उससे बढ़ते 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 उसके एडवर्स इफेक्ट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि दैट कैन लीड टू अ डिजास्टर। उससे इवन पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। आपने काफ़ी केसेस सुने हुए होंगे कि डॉक्टर्स की गफलत की वजह से या डायग्नोसिस सही नहीं हुआ, उसकी तो बीमारी नहीं डायग्नोज हो रही थी। तो वो मोस्टली क्या होता है कि हम चलते ही सही नहीं है, हम जो प्रोटोकॉल्स हमें मिले हुए होते हैं हम उसके लिहाज से नहीं चलते। वो पेशेंट की कंप्लेंट तो छोटी सी होती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आता है उसकी हॉस्पिटल की मिस मैनेजमेंट और डॉक्टर्स की जो है वो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट और करेक्ट ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसको एडवर्स इफेक्ट्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो कंप्लेंट तो कहीं की कहीं रह जाती है। वो सारा सफ़र जो वो करता है वो उसके हॉस्पिटल में रहने की वजह से, हॉस्पिटल में आने की वजह से, उसके उस गलत ट्रीटमेंट की वजह से उसको इतने एडवर्स इफेक्ट्स जो है ना वो देखने पड़ जाते हैं। अब मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है सिम्टम्स के साथ और आप उसकी डिटेल में हिस्ट्री नहीं लेते, आप नहीं पूछते कि उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है, आप नहीं पूछते कि अगर फॉर एग्जांपल सर्जरी का पेशेंट है, आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि अपेंडिक्स है तो अपेंडिसाइटिस बना देते हैं बहुत जल्दी विद लोअर एब्डोमिनल पेन, कोई पेशेंट आता है। लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ जो पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली या एब्डोमिनल पेन के साथ वो उनकी जल्दी जल्दी अपेंडिक्स निकाल देते हैं, अपेंडिसेक्टमी कर देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि वो तो कोई और चीज़ थी, उसकी इंटेस्टाइन्स का मसला था या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन थी। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो बहुत सीरियस कंडीशन होती है। अपेंडिसाइटिस भी है, लेकिन अपेंडिसाइटिस थोड़ी सी इस तरह है कि इट इज़ एन एक्यूट कंडीशन, लेकिन बॉडी बहुत इजीली ट्रीटेबल है। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये है कि वेरी एक्यूट, उसमें पेशेंट की हालत बहुत खराब हुई भी होती है, उसमें वो बहुत पेशेंट जो है उसकी टॉक्सिक हालत हुई हुई होती है, टेंडर एब्डोमेन हुआ हुआ होता है, बहुत बहुत सीरियस कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा। तो अब अगर कोई वो नहीं देखेगा, कोई डॉक्टर जो है वो या हेल्थ केयर वर्कर है वो एग्जामिन नहीं करेगा पेशेंट को, वो ये नहीं देखेगा कि टेंडर एब्डोमेन है, एब्डोमिनल पेन है किस तरफ की, अपेंडिसेक्टमी हो गई उसकी, उसके बाद भी उसकी कंप्लेंट्स रिजॉल्व नहीं हुई, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर ट्रीट ना की जाए तो दैट लीड्स टू डेथ। ठीक है, वो ऑब्वियसली वो अगर ट्रीट ना की जाए तो यहाँ पे क्या मसला था कि जब इनिशियल स्टेजेस के ऊपर पेशेंट आया था आपके पास तभी आपने उसको सही तरीके से डायग्नोज नहीं किया। उसमें आपकी उसके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी कि आपने उसको सही तरीके से डिटेल से हिस्ट्री लेनी थी, डिटेल से एग्जामिनेशन करनी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जो फोकस था वो पेशेंट सेफ्टी नहीं थी। यहाँ पे पेशेंट पेशेंट बेसिकली प्रायोरिटी नहीं थी, वो जल्दी जल्दी बस काम निपटाना था। हालांकि आप ये देखें कि अगर आप डिफरेंट दूसरे उसमें जाएं, दूसरे प्रोफेशंस में जाएं, तो वहाँ पे गुंजाइश होती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन की किसी लाइफ जो है ना वो लाइफ की कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। आप अगर फॉर एग्जांपल बैंकिंग में देख लें, अगर कोई वहाँ पे कोई ऐसी मसले हो जाते हैं, किसी की कोई गफलत की वजह से कोई चीज़ हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि पैसों का नुकसान हो जाता है। इसी तरह दूसरी फील्ड्स के अंदर भी है। यहाँ पे हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर आप आप एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपकी कहीं गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी इग्नोरेंस इस लिहाज से कि आप कहते हो कि पेशेंट आप खुद से चीज़ें बना लेते हो कि ये तो यही है डायग्नोसिस या ये, यहाँ पेशेंट ध्यान से नहीं देखते, वो उसकी जान ले सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये होती है। और ऑब्वियसली उसके बाद
अगर हम इस तरह शुरू देखें कि जो लोग गलत जिनके डायग्नोसिस हो जाते हैं उनको उनको प्रिस्क्रिप्शंस गलत लिखते हैं, मेडिकेशंस उनकी गलत शुरू करा दें, वो और बीमारियों में चले जाएं, उनकी और किडनी डैमेज हो जाए या लिवर डैमेज हो जाए। वो क्या था कि पीछे मिस डायग्नोसिस था, उसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इकोनॉमिकली भी, और ऑब्वियसली उनकी हेल्थ के लिए भी वो चीज़ इतनी ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट इज द स्विस चीज़ मॉडल। स्विस चीज़ मॉडल जो है वो बेसिकली इट इज़ लाइक द लेयर्स ऑफ द चीज़ की लेयर्स आपने मोस्टली कार्टून्स वगैरह में देखी होंगी कि वो दिखाते हैं कि इट हैज़ सम होल्स इन इट। अब वो होल्स दिखाने का मकसद उन्होंने ये बताया है कि आप लेयर्स को इस तरह समझ लें कि जो बैरियर्स हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट सेफ्टी के लिए, हमने इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमंस हैं, ह्यूमन से मतलब हम हमेशा रखते हैं ह्यूमन एरर का फैक्टर जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो उसका हल कैसे निकाला जाए? उसका हल हम इस तरह निकालते हैं कि हम डिफरेंट बैरियर्स बना दें। सिर्फ एक जगह से चेकिंग ना हो, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर चेकिंग हो। सिर्फ एक बंदा ना पेशेंट को देख रहा हो, एक डॉक्टर या एक स्टाफ सिर्फ ना देख रही हो। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व होते हैं, और इवन डिफरेंट डॉक्टर्स या डिफरेंट हेल्थ केयर वर्कर्स सीनियरिटी के हिसाब से इन्वॉल्व होते हैं। जूनियर हिस्ट्री लेता है, उसके बाद उसे सीनियर जो है वो और इन्वेस्टिगेशंस करता है, उसके बाद वो डिस्कस होती हैं। ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आ जाता है। ये जो है ये लेयर्स हैं बेसिकली उस स्विस चीज़ मॉडल की। अब जो होल्स हैं वो होल्स वो आप कह लो कि वो एरर्स हैं जो कि एक ह्यूमन में होते हैं। वो फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री का पॉइंट है, जैसे एक पेशेंट है और वो आया है नाइट स्वेट्स के साथ और फीवर, लो ग्रेड फीवर के साथ और कफ के साथ। तो वो आके जो है वो उसने अपनी हिस्ट्री में नहीं बताया कि उसकी फैमिली के अंदर टीबी है या किसी किसी उसके रूममेट को टीबी थी या इस तरह। वो बस अपने ये सिम्टम्स बता रहे हैं। अब ये चीज़ जूनियर डॉक्टर या जो भी उसको डील कर रहा था उसने पहले इग्नोर कर दी, उसने हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं पूछी। उसके बाद जो सीनियर डॉक्टर है उसने अगर पूछ ली तो आप ये देखेंगे ये वो जो होल के थ्रू जा रहा था वो अगली लेयर से वो एरर सॉर्ट आउट हो गया, दोबारा चेकिंग हुई तो सॉर्ट आउट हो गया। अब अगर सब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एरर जो कि हर हर लेयर के ऊपर हर बैरियर से गुजर जाए, एज इन हर कोई उसको इग्नोर कर दे, हर कोई इवन इन अ हेल्थ केयर सिस्टम अगर हर कोई बस इस पे फोकस रखे कि हमने बस पेशेंट को फौरन फौरन निपटाना है, फौरन फौरन करना है, हिस्ट्री ना ली जाए, पूरी इन्वेस्टिगेशन ना पूरी की जाए, तो दैट कुड लीड टू अ रॉन्ग डायग्नोसिस। ऑब्वियसली फिर पेशेंट सेफ्टी जो है वो अफेक्ट होती है। इसकी एक और एग्जांपल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कभी किसी ने ब्लड डोनेट किया है? एनीवन? यस मैम। हाँ जी, तो आपको उसका प्रोसीजर पता है कि किस तरह हुआ था? मैम बस एक हाथ में एक बॉल पकड़ाया और इंजेक्ट कर दिया, निकालते रहे और साथ में मतलब वो पहले एक आपसे टाई ब्लड कर ग्रुप दिया था। नहीं, ब्लड हाँ जी, ग्रुपिंग का कुछ पूछा था? वो सब कुछ लिखा हुआ था ना मेरा पहले ही। हम्म। और ऑब्वियसली पेशेंट का भी इसी तरह सैंपल हुआ होगा और उससे कंफर्म हुआ होगा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। हाँ नहीं, मैंने सिर्फ डोनेट किया था, मुझे उन्होंने बाकी प्रोसीजर नहीं था बताया। अच्छा, आपने किसी स्पेसिफिक पेशेंट को नहीं किया था? जी जी। सही सही। नॉर्मली ये होता है कि जब आप हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिटेड होते हैं और उनको हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है तो हम जो डोनर होता है हम पेशेंट का भी सैंपल लेके जाते हैं। इवन अगर पेशेंट कह भी रहा हो कि उसका ये ब्लड ग्रुप है, स्टिल एक कंफर्मेटरी टेस्ट इज मस्ट होता है, दोबारा होता है टेस्ट। उसके बाद जो डोनर होता है उसका सैंपल लिया जाता है, उसके बाद उसको देखा जाता है कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा दोनों ब्लड ग्रुप्स
मैच करके देखा जाता है कि कोई उनके आपस में रिएक्शन तो नहीं हो रहा। उसके बाद उसका वो जो डोनर होता है वो ब्लड अपना देता है, और वो बॉटल जो होती है उसके बाद उस बॉटल के ऊपर एक कोड लिखा होता है, एक और साथ एक स्लिप दी जाती है। अगर आप पेशेंट तक लेके जाए ना तो उसमें वो एक ब्लड बॉटल होती है और साथ एक स्लिप होती है। उस स्लिप के ऊपर एक कोड दिया होता है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि जो डोनर और ये जो ब्लड आए थे, ये दोनों हमारे पास आए थे, डोनर और पेशेंट का, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यानी ये ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। और जो बॉटल होती है उस पर वही कोड लिखा हुआ होता है ताकि वो मैच कर सकें, और उस पे उस डोनर का ब्लड ग्रुप लिखा होता है, उस डोनर का नाम लिखा होता है, उसकी डिटेल्स लिखी होती है। अब ये एक ब्लड बैंक जो भी रिस्पेक्टिव बंदा था वो डील कर रहा था, उसने ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी, उसने चेक किया। उसके बाद ये जब ब्लड जाता है उस रिस्पेक्टिव डॉक्टर और सिस्टर जो स्टाफ होती है उनके पास, वो दोबारा चेक करते हैं कि जो आइदर जो स्लिप है उसके ऊपर वही कोड है जो इस ब्लड वाली बॉटल के ऊपर है, क्योंकि हो सकता है वो ये ना हो कि वो गलती से उसने बॉटल किसी और की उठा के किसी और को दे दी हो। तो ये चीज़ मैच दोबारा की जाती है। उसके बाद पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने से पहले पेशेंट के वाइटल्स लिए जाते हैं, उसका फीवर वगैरह देखा जाता है। फीवर हम क्यों देखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन तो नहीं उसको हो रही, क्योंकि इन्फेक्शन अगर हो रही है तो आपको पता है कि जब ब्लड हम जाते हैं, हमारी कोई भी चीज़, कोई भी फॉरेन चीज़ जब बॉडी में हमारी जाती है तो बॉडी उसको एंटीजन की तरह लेती है और फिर बॉडी रिएक्ट करती है। तो ऑलरेडी अगर इस तरह की फेज में है पेशेंट की बॉडी, तो फिर हम अवॉइड करते हैं कि अभी फीवर उसका सेटल हो जाए फिर हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए तो वो अलग बात होती है। उसके बाद जब उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है तो उसके बाद दोबारा चेक किया जाता है कि उसको कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, कोई एलर्जी के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, कोई उसको फीवर या फिर उसको रैश या फिर उसको इचिंग या फिर स्वेलिंग, इस तरह की बॉडी स्वेलिंग ऐसे कोई तो नहीं आ रहे। इन केस ऐसा कोई सिम्टम आता है तो हम उसकी ट्रांसफ्यूजन रोक देते हैं। और ये सिस्टर और जो डॉक्टर होते हैं उनकी वो इंचार्ज होते हैं कि वो इस चीज़ को मॉनिटर करें कि ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। उससे पहले एक कॉन्सेंट भी साइन की जाती है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और आप लोग इजाज़त दे रहे हैं कि पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए। तो ये आप लोग समझ रहे हो कि कितने लेवल्स के ऊपर ये चेकिंग हुई सिर्फ एक ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ्यूजन, अगर रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो हेमेटोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता है। पेशेंट की बॉडी ऑलरेडी, अगर वो किसी चीज़ की वजह से एडमिट हुआ, वो ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया का पेशेंट है, तो उसकी कंडीशन आप सोचें कि वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर उसको रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन चली जाए। तो ये उन बैरियर्स रखने का मकसद होता है कि हर लेवल के ऊपर चेकिंग की जाए। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल वहाँ से वो ब्लड बैंक वाला जो 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 भी डील कर रहा हो ऑफिसर, वो आपको गलत गलत बॉटल उठा के दे देता है और आप लेके जाते हो डॉक्टर के पास और डॉक्टर भी इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि उसने मैच नहीं करना और वो ट्रांसफ्यूज फौरन से कर देता है। दीज आर द होल्स। अगर ये सिमिलर जगह के ऊपर, मतलब एरर्स, यहाँ पे भी एरर था, वहां पे भी एरर था, ये जो आप लोग को स्विस चीज मॉडल नजर आ रहा है इसमें भी यही है कि एरर एक बैरियर में भी था, अगले पे भी था, उससे अगले पे भी था। एट द एंड वो फिर पेशेंट उसको सफर करता ही करता है। उनके फिर लेवल्स के वो उससे, अगर ये चीज पेशेंट सफर कर ले तो उसका मतलब है कि ये जो पेशेंट सेफ्टी के जो बैरियर्स हैं ये बहुत ज्यादा खराब है किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। ये बेसिकली स्विस चीज मॉडल जो है ये डिफाइन करता है किसी भी सेटिंग, किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग, चाहे वो क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, उसकी सेफ्टी लेवल्स को, कि पेशेंट के लिए कितनी सेफ है। History of patient safety and origins of the blame culture. Blame culture in healthcare. Why do we blame person approach and systems approach? अब एक चीज आप लोगों ने एक चीज जो पाकिस्तानी कल्चर में बहुत ज्यादा कॉमन है वो ये है कि हम बहुत जल्दी ब्लेम करते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट्स को ब्लेम करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ वहाँ डांट रहे होते हैं, और पेशेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं। वो अपनी क्रॉनिक कंडीशन जो कि खुद उन्होंने इतनी देर से अपनी नेग्लिजेंस की वजह से उन्होंने अपनी कंडीशन खराब की होती है, उसके बावजूद वो डॉक्टर के ऊपर ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर हमें देखता नहीं है या इस तरह की कंप्लेंट्स।
नॉर्मली जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान, एशिया के अंदर बल्कि कुछ जो डिजीजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है वो डायबिटीज़ हैं और हाइपरटेंशन है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अगर हम कोई उसमें देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ वेरी कॉमन इन फीमेल्स। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। खैर ये तो लेकिन इतनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन अगर हम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बात करें तो ये बेसिक्स होती हैं, काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस की बहुत बड़ी कॉज होती हैं बेसिकली। अब नॉर्मली हमें पता है कि हर बंदे को चाहे वो अनपढ़ भी हो, उसे पता होता है कि शुगर क्या बीमारी है और शुगर में मीठी चीज़ें नहीं खानी, शुगर में दवाइयाँ प्रॉपर्ली लेनी है, इंसुलिन है तो प्रॉपर्ली लेनी है, और चेक जो है वो ब्लड शुगर का जो है वो टेस्ट जो है वो रेगुलरली कराने हैं। अब अगर कोई पेशेंट थ्रू आउट द ईयर्स, हमें इतने हमारे कॉमनली हमारे इर्द गिर्द हमें मिलते हैं हमारे रिलेटिव्स, बड़े बूढ़े जो होते हैं जो कि मेडिसिन नहीं ले रहे होते और वो बहुत ही कम मतलब बहुत ही वो दूसरा बता रहे होते हैं कि हम नहीं लेते, हम दवाइयाँ नहीं लेते। अब अगर आपको पता है कि डायबिटीज के अंदर पुअर वूंड हीलिंग होती है, अगर एक जख्म बन गया है तो वो जख्म जो है वो हील होने में काफी टाइम लगाता है और काफी दफा वो जख्म जो है वो और खराब हो जाता है। अब अगर पेशेंट एक आया है आपके पास और वो क्रॉनिकली डायबिटीज का पेशेंट है और वो उसका पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, ग्लूकोज लेवल उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल उसके बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं, कोई मेडिकेशन नहीं ले रहा, और तो और अब वो आपके पास आया है विद वेरी पुअर वुंड, बहुत ज़्यादा डैमेज्ड फुट के साथ फॉर एग्जांपल आया है, जिसमें उसको वो ये बताता है कि मुझे पहले ज़ख्म बना, वो ज़ख्म फिर ख़राब होता गया होता गया होता गया, और अब आप देखते हो कि उसकी बोन भी जो है वो इन्वॉल्व है। अब आपको पता है कि बोन जब इन्वॉल्व होती है तो वी गो फॉर एम्पुटेशन, मतलब हमें वो जगह जो है वो काटनी पड़ती है, और ये बहुत कॉमन है डायबिटीज़ में। गैंग्रीन बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसका हल जो है वो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई मेडिकेशंस कोई उससे हल नहीं होता। हम फिर कोशिश हमारी ये होती है कि हम प्रिजर्व करें जो उसकी बाकी बॉडी रह गई है, क्योंकि गैंग्रीन जो है वो फैलता है। अगर वो पहले फुट तक है, नहीं ट्रीट करेंगे तो वो लेग तक चला जाएगा, तो वो उससे और जो है वो फैलता ही है, वो वर्सन ही होता है। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली इसकी प्रिवेंशन है। अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं तो वो प्रिवेंट करते हैं कि उनको कोई उनको जख्म ना बने। अब अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, उसका जख्म पूरा खराब हुआ हुआ है और आपके पास तो यही ट्रीटमेंट बच गया है कि आपने उसकी एम्पुटेशन करनी है। अब वो अगर आके आपको ये कहता है कि डॉक्टर ने मुझे टीका नहीं लगाया और डॉक्टर ने तो मतलब ये कह रहे हैं कि वो टांग काट देनी है या फिर जो भी उसकी रिस्पेक्टिव जगह है वो काटनी पड़ जानी है, एम्पुटेशन उसकी हो रही है या इस तरह की चीज़, या इवन अगर इफ ही और शी हैज़ टू से इन द हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मोस्टली ये बातें सुनने में आती हैं। अगर आप लोगों को किसी का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का कि डॉक्टर तो देखता नहीं है या फिर डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया, अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें किसका कसूर है? कोई भी माइक ऑन करके बता दे। यस मैम, हमारा ही कसूर है क्योंकि हम लोग लेट करते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है, फैलती जाती है। जब एंड स्टेज आ जाता है तो तब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, और उसके बाद फिर ना डॉक्टर के पास ऑप्शन होती है, और डॉक्टर फिर उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो पेशेंट रिकवर जल्दी हो सकते हैं, और जो सीरियस कंडीशन वाला होता है वो सोचते हैं कि वैसे भी इसने तो मर ही जाना है, तो बेहतर है कि मैं इस पे टाइम वेस्ट ना करूँ। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि डॉक्टर्स हम पे ध्यान नहीं देते। हालाँकि ओवरऑल कोशिश होती है डॉक्टर्स की कि वो सबको ही इम्पोर्टेंस दें, और इवन मेरा खुद एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरी सिस्टर कैंसर पेशेंट थी और म्यूज़ हम्म। हॉस्पिटल से उसका ट्रीटमेंट हुआ था। डॉक्टर हम्म। सब मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन क्या करें, उसकी कंडीशन ही ऐसी सीवियर हो चुकी थी हम्म। कि ना वो कुछ कर सकते थे, ना हम कर सकते थे। मगर एंड पे हम लोग यही कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, इस वज़ह से इलाज नहीं हो सका, लेकिन ओवरऑल देखा हम्म। जाए
तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, और इसके अलावा वो चेक भी अच्छा करते हैं, मतलब मेरा यही एक्सपीरियंस। बट जो फैमिली होती है ना हमारी, मतलब जो थोड़े से मतलब बड़े बूढ़े होते हैं, वो यही कहते हैं इलाज नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट था। नहीं, वो आपकी बात अब देखो ना कि हर केस डिफर करता है। यहाँ पे अभी जो हम बात करें ना, वो पर्सन मतलब पेशेंट के पार्ट के ऊपर जो वो जहाँ नेग्लिजेंस करता है, ऑब्वियसली दूसरी तरफ भी नेग्लिजेंस होती है। ये भी बातें हैं कि डॉक्टर्स भी उनकी भी नेग्लिजेंस होती है, वो भी काफी दफा ध्यान नहीं देते, उनकी भी पार्ट के ऊपर काफी गलतियां हो जाती हैं। पर ये है कि दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ब्लेम कल्चर आप देखोगे कि दैट इज वेरी कॉमन। हम ये नहीं याद रखते कि हमारी क्या गलती है, हमारी जो है वो हमारे पार्ट के ऊपर क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ पेशेंट और एज अ हेल्थ केयर वर्कर। इसी तरह जिस तरह अब ये पेशेंट की बात है, इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है, अगर जिस तरह आप कह रहे हो कि वो नॉर्मली ये कहते हैं कि डॉक्टर ने अगर ध्यान से नहीं देखा, इस अगर ये असल में एग्जिस्ट करता है, अगर कोई असल में ये होता है कि कोई डॉक्टर नहीं ध्यान से देखता, तो दैट कुड ऑल्सो लीड टू मतलब पेशेंट का ही नुकसान है। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही तरफ से हो, दोनों तरफ से होता है, और मोस्टली दोनों तरफ से होता है तो कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होती है। लेकिन जो ब्लेम कल्चर है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखे। एज अ पेशेंट आपको किसी को ये डिजीज हो गई है, उसको वेल अवेयर होना चाहिए और अपना अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। और एज अ डॉक्टर जब आपके पास पेशेंट आ गया है, आप एक हेल्थ केयर वर्कर हो और आपके पास एक पेशेंट आ गया है, तो आपने समझना है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह बाकी पेशेंट्स हैं, उसी तरह ये भी है। मैम जी मैम ये किस सेक्शन की क्लास है? ये D1। ओ ठीक है जी, तो आपको ये समझ आ गया कि ब्लेम कल्चर जो है वो क्या होता है और उसके क्या इफेक्ट्स आ जाते हैं। दोनों तरफ से होता है और दोनों तरफ से ही गलत है। इवन अगर डॉक्टर्स की तरफ से हो कि डॉक्टर अगर ब्लेम कर रहा हो पेशेंट को कि आप ये हैं तो फलां, तो वो भी गलत है। अगर वो भी अननेसेसरीली किसी को भी आप ब्लेम करते हो, तो वो चीज़ तो गलत है ना। आपको अपने पार्ट के ऊपर, अगर डॉक्टर सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं करा, या अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से हिस्ट्री लेते हुए आप नहीं पूछते कि उसकी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फॉर एग्जांपल वो हेजिटेंट है, वो नहीं डिस्कस करना चाहता, आपने पूछी भी नहीं, तो ये पेशेंट के पार्ट पे नहीं गलत, ये आपके पार्ट पे गलत है कि आपने उसकी हिस्ट्री डिटेल से नहीं ली। क्योंकि काफी दफा पेशेंट्स तो विलिंग नहीं होते बताने में, वो विलिंग नहीं होते। वो नॉर्मली जो हमारे पास जो लोग आते हैं, अ, वो हिस्ट्री में इतने विलिंग नहीं होते। वो इलाज के लिए आते हैं, वो एक डिटेल हिस्ट्री अपने इस चीज के लिए नहीं आते। लेकिन हमारा क्या पार्ट है, हमें तो पता है ना कि हमने किस तरह चलना है। हमने पहले हिस्ट्री लेनी है, उसकी एग्जामिनेशन करनी है, उसका डायग्नोसिस बनाना है, तो फिर हमने चलना है। ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर के पार्ट के ऊपर अगर वो नहीं पूछता, वो हिस्ट्री सही तरीके से नहीं लेता, वो डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछता, तो ये उसके पार्ट के ऊपर गलत है। आगे आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टम फेलियर्स, वायलेशन एंड एरर्स। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, किसी को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायलेशन? मैम इसका मतलब बेसिकली रूल्स को ब्रेक करना होता है। मैम तबाही। कोई एग्जांपल बताएं। मैम जैसे मतलब नर्सेज वगैरह होती हैं, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब बहुत बहुत हार्श सा बिहेवियर होता है उनका ना पेशेंट के साथ। मतलब वो ड्रिप लगा रही हैं या इंजेक्शन लगा रही हैं तो बहुत सख्ती से वो लगाती हैं। वो एक कनोला जो जब वो लगा रही होती हैं, तो तब भी मैंने मतलब काफी दफा मेरा एक्सपीरियंस हुआ। बहुत कुछ होती हैं सॉफ्ट हार्टेड भी, मतलब ज्यादातर मेजोरिटी उनकी ऐसी होती है कि वो ये नहीं देखती कि दूसरे को पेन हो रही है कि नहीं हो रही। बट वो मतलब जब वो अगर ड्रिप नहीं चल रही तो ऊपर बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से सख्ती से पकड़ना, ये वो। तो ये चीजें मतलब हमें नहीं सिखाई जाती हैं। अगर हम बिहेवियर साइंस पढ़ते हैं
तो हमें चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि एक डॉक्टर या फिर मतलब वो भी प्रोफ़ेशनल ही है ना, मतलब हम्म पेशेंट को ट्रीट ही कर रही है, डॉक्टर के पास वो हम्म होती है, तो उसको ये चीज़ें हम्म नहीं करनी चाहिए। मगर आजकल जो ज़्यादातर देखा जाता है यही उनका बिहेवियर होता है, मतलब काफ़ी हार्श होता है बिहेवियर। हम्म अ, ये भी मोर और लेस है, लेकिन ये ज्यादा मॉरल और एथिक्स के ऊपर आ जाता है कि आपके आपकी किस तरह, आपका एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए। जो वायलेशन है ना, वो जिस तरह एक स्टूडेंट ने बताया कि वो लॉ को ब्रेक करना, वो रूल्स के मैम जैसे अगेंस्ट जाना। मैम जैसे कोविड का हुआ था, तो हम्म बहुत से पेशेंट डॉक्टर्स का कहा गया था कि वो इंजेक्शन ऐसे लगा देते हैं कि जिसको कोविड नहीं भी होता, उसकी डेथ हो जाती है और वो पॉजिटिव कर देते हैं कोविड। हालाँकि कुछ था भी ऐसा और मगर मेजॉरिटी में नहीं था। तो ये भी वायलेशन में ही आता है कि मतलब रूल्स को ब्रेक करना। नहीं, ये तो वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं, दिस दिस इज अ मिथ। ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी ऐसा इंजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जो कि जो कि ऐसे कोविड के पेशेंट्स को लगाया जाए। ये वन ऑफ द वो चीज़ें हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हमारी सोसाइटी को बजाय इसके कि वो उसको आगे लेके जाएं, उसको पीछे लेके चली जाती हैं। ये वो बातें हैं जो जो हम नॉर्मली हम एज अ हेल्थ केयर वर्कर तो हमें पता होती हैं चीज़ें कि ये चीज़ें बड़ी कम है, लेकिन जो इतने लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो इस चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं। अब आप खुद सोचो, यस मैम। अगर एक पेशेंट आया है कोविड का, और अब जो कोविड है ना, वो उसके उसके बहुत डिफरेंट सिम्टम्स है, और वो एक नॉर्मल बंदे को, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है कि न्यूली डायग्नोज डिजीज है जिसकी पैथोजेनेसिस हमें भी नहीं पता अभी। हम भी अभी फिगर आउट ही कर रहे हैं कि क्या इसकी रीजंस हो सकती हैं। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सोसाइटी, या वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एल्डर्स कि वो एकदम से एक नई डिजीज को समझ जाएं। उनके पार्ट पे भी उस तरह गलत नहीं है। अब वो देखते हैं एक पेशेंट जो कि क्योंकि इसमें इतनी वेरिएशन है, इतने डिफरेंट तरह के पेशेंट्स होते हैं, तो वो देखते हैं एक पेशेंट जिसको हल्का सा नज़ला ज़ुकाम हुआ, उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया, वो ठीक हो गया। वो इस तरह का भी पेशेंट देखते हैं, और वो इस तरह का भी देखते हैं जिसको जो कि थोड़ी देर में ही कोलैप्स कर गया। ठीक है। अब वो तो हमें ये बातें पता है ना कि ये चीजें इतनी वेरिएशंस होती हैं। अब एक नॉर्मल बंदे को जो कि इलिटरेट है, उसको तो नहीं ये अंदाजा होगा। वो तो यही समझेगा कि ये तो बिल्कुल ठीक बैठा हुआ था, और ये जो है जब ये गया है हॉस्पिटल गया है, तो जो है ये डिटोरिएट कर गया, तो इसको कोई इंजेक्शन ही लगा होगा। हालांकि ये चीजें आप अ, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, जब ये कोरोना शुरू हुआ था मई जून के अंदर, आई वाज इन द हॉस्पिटल एज वेल। तो एटीट्यूड डिफरेंट होता है डॉक्टर्स का कोरोना पेशेंट्स के लिए, क्योंकि नई डिजीज थी। अब तो थोड़ा फिर भी कॉमन हो गया। वी यूज टू वेयर 2 पीपीज, लिटरली डबल पीपीज, डबल मास्क, और उनके साथ डबल ग्लव्स के साथ हम पेशेंट्स को देखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के लिए जान अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज तो आती ही नहीं है ना कि इस चीज का फायदा उठाया जाए या इस चीज को किया जाए। ऑलरेडी डॉक्टर्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, या जो हेल्थ केयर के जो स्टाफ होता है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तो इस चीज की तो बात ही अलग है ना कि वो उस चीज को कोई फायदा उठा रहे हैं, या फिर ये भी जो सर्कुलेट होती हैं बातें कि वो उनको डेड बॉडीज के मिल रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे मुआशरे को और अम, उस और जहालत की तरफ लेके जाती हैं। ये वायलेशन नहीं है, क्योंकि ये चीज एक एक तो ये कि इट इज नॉट मतलब ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, ये मिथ्स के ऊपर बात बनी हुई है लोगों के। ऑब्वियसली जिन लोगों की फैमिलीज में कोई मिडिल एज या इस तरह की जिनकी डेथ्स हुई हैं, उनके लिए बहुत शॉकिंग है, और होना भी चाहिए शॉकिंग, क्योंकि ये डिजीज इस तरह की है। आप एक बंदा है, वो अभी चल फिर रहा है, और उसकी सडनली जो है उसको फॉर एग्जांपल उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, पल्मोनरी हेमरेज उसको अगर हो गया है, उसको ब्लीडिंग होगी, उसको कफ में ब्लीडिंग आएगी, ब्लड आएगा, और उसके बाद वो कुछ ही दिनों में को कोलैप्स कर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। अब एक नॉर्मल बंदे को तो ये चीजें बड़ी हैरानकुन लगती हैं कि कैसे कैसे ऐसा मुमकिन है कि वो अभी कुछ दिन पहले तो वो चल फिर रहा था, ऐसे कैसे मुमकिन है, अस्पताल गया और वो उसकी डेथ हो गई है।
तो ये काइंड ऑफ मिथ्स हैं, ठीक है। आप मैम तो फिर वायलेशन, इसमें हमारी वायलेशन वो जी मैम इसमें फिर वायलेशंस हमारी ये आ जाती हैं, जैसे आप कोई मेडिकल रिकॉर्ड जैसे मिस हैंडलिंग करते हैं उनकी, तो आप हम्म प्रॉपरली आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोज करते हैं हम अपने पेशेंट को प्रॉपरली उनको गाइड नहीं कर पाते, तो ये वायलेशन में फिर आ हम्म सकता है इसके अंदर। तो पेशेंट से वो मैम कोई हम्म उनके उनसे हम्म इंफॉर्मेशन शेयर करना पर्सनल जो अलाउ नहीं होनी चाहिए डॉक्टर्स को। एज इन मैम जैसे कोई भी आप उनको पेशेंट से आप जैसे फॉर एग्जांपल आप पर्सनल हो रहे हो, तो ये चीजें आपकी सारी उसके अंदर आएंगी ना, वायलेशंस के अंदर आएंगी। नहीं नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे। देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये पेशेंट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करती। ये मॉरल्स हैं और एथिक्स हैं कि आपने ये चीजें, मतलब उसकी पर्सनल चीजें, अब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी प्राइवेसी ब्रीच भी कर देते हो, इन केस अगर कोई डॉक्टर जो है वो इस तरह कर भी देता है, तो ये उसको सफर नहीं करना पड़ेगा, उसको कोई डैमेज नहीं होगा, कोई उसके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होंगे। हाँ, ये मॉरली इट इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपसे कोई चीज शेयर करता है, आप किसी और से नहीं करनी चाहिए आपको, लेकिन इसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है। वॉयलेशंस ये होती हैं कि जो कि स्ट्रिक्टली मना हो और इनके करने से बहुत साइड इफेक्ट्स पेशेंट को आ जाएं। फॉर एग्जांपल इसकी नॉर्मल एग्जांपल हम लेते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल होता है। अब ट्रैफिक सिग्नल जो है, जब वो रेड लाइट होती है, यू आर नॉट सपोज टू मूव, यू नॉट सपोज टू गो, और उसकी कोई बनती नहीं है, वजह नहीं बनती। कभी इस चीज को आप कह नहीं सकते कि कोई रीजन इसकी नहीं बन सकती, या कोई भी चीज को वैलिडेट नहीं कर सकती कि इसलिए आपने इशारा नहीं फॉलो किया और इसलिए आपने इशारा तोड़ दिया क्योंकि आपको जल्दी थी या जो भी थी। नहीं, जो जो रूल है वो रूल है। वो एम्बुलेंस ने भी रुकना है, वो हर किसी ने रुकना है, ठीक है। तो ये चीज है कि वॉयलेशन ये होती है कि जो स्ट्रिक्ट रूल के अगेंस्ट आना। इसी तरह अगर आप हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर देखो, फॉर एग्जांपल आप हम ये देख लेते हैं, सर्जरी से पहले पेशेंट जो है वो नील पर ओरल होते हैं, ठीक है। वॉयलेशन वॉयलेशन इसके अंदर आप ये देख लो कि अगर हम पेशेंट को सर्जरी से पहले हम उसको नहीं रखते, नील पर ओरल नहीं रखते, तो ये वॉयलेशन है। इसी तरह अगर आपको पता होगा कि मोस्टली ये जो अबॉर्शन होता है, वी नो दैट अबॉर्शन इज इलीगल इन पाकिस्तान, और ना सिर्फ ये इलीगल है, इट इज़ वेरी हार्मफुल। और होता क्या है कि नॉर्मली पेशेंट्स जो हैं वो, क्योंकि वो इलीगल है, तो वो ऐसे कॉमन सेटिंग में नहीं जाते, ना वो कहीं प्राइवेट से कराते हैं, ना वो गवर्नमेंट से कराते हैं, क्योंकि हमारे तो हॉस्पिटल्स में इलीगल है। तो वो दे गो फॉर मेडिकेशंस और दे गो फॉर क्वैक्स या फिर दाइयाँ इनके पास। अब वो दाइयाँ या जो उनकी सेटिंग होती है, अब एक बंदा जिसको पता ही नहीं है, जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसके पास जो क्वालिफाइड ही नहीं है, जिसने सिर्फ उसको हाथों के उसने सीखा हुआ है, हाथों का काम एक सीखा हुआ है, उसके लिए उसी तरह है जिस तरह कोई मशीन की कोई वर्किंग हो, उसने सीख लिया, उसको ना पता हो कि पीछे मशीन चलती किस तरह है, कोई चीज उसको ना पता हो, या मशीन खराब हो गई तो फिर क्या करना है। वो अगर ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, इनमें क्या है, ये वॉयलेशन है। इसके इतने हार्मफुल यस इफेक्ट्स मैम। जो है वो पेशेंट को देखने मैम पड़ते हैं। हम जैसे हम इसमें ये कर सकते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप पेशेंट को सर्जरी करने जा रहे हो, तो आप खुद ही बन के जा रहे हो, मतलब आपके ऊपर कोई हम्म सुपरविजन नहीं है, कोई आपके ऊपर नजर नहीं रख रहा, हम्म आप खुद से मतलब खुद ही डिसीजन लेके करना शुरू कर दें, ये वॉयलेशन हो सकती है। अगर आप कोई हम्म पेशेंट के लिए अगर आप सर्जरी से पहले जो आप वो यूज करते हैं, ग्लव्स वगैरह जो यूज करते हैं, वो ना यूज करें, और वो एग्जैक्टली। अगर हम जो मैम कंटामिनेटेड ग्लव्स यूज चीजें करते हैं। इम्पैक्ट कर सकती है। जी जी बिल्कुल। मैम एक बात करनी थी कि जी जी वॉयलेशन जो है वो तो एक काफी ब्रॉड टर्म है ना, या क्योंकि एथिकल वॉयलेशंस भी तो होती है ना, जिस तरह हम कहें कि डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है, जो पेशेंट हाँ जी हाँ प्रिविलेज जी होती है, अगर हाँ कोई जी ये हाँ ब्रेक जी करता है तो दैट इज आल्सो वॉयलेशन। तो हाँ वॉयलेशंस में जी हाँ तो जी। एथिकल लेकिन सारी हाँ हाँ,
इट इज़ अ ब्रॉड टर्म, लेकिन हम अभी मतलब पेशेंट सेफ्टी को इन माइंड रखते हुए जो है हम सोच रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या वायलेशन हो सकती है इसके जिसकी वजह से पेशेंट सेफ्टी अफेक्ट हो। ठीक है, ठीक है मैम। इसी तरह जो अभी आप एक स्टूडेंट जो एग्जांपल दे रहे थे, कंटामिनेटेड ग्लव्स, कंटामिनेटेड शूज, आप देखो कि जब ओटी में जाते हो तो आप शूज हमेशा चेंज करते हो। ये जो है ये वायलेशंस हैं। अगर आप शूज नहीं चेंज करते, या अगर आपने एक पेशेंट देखा है, आपने ग्लव्स नहीं चेंज किए, या आपने HIV या इस तरह का कोई पेशेंट देखा है और उसके बाद आपने ग्लव्स नहीं चेंज किए, आप नेक्स्ट पेशेंट पे चले गए हो, आप उन ग्लव्स के ऊपर जो है वो ब्लड लगा हुआ है इस तरह, तो दीज आर स्ट्रिक्ट वायलेशंस। इनके जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स हेल्थ के ऊपर, पेशेंट की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं। और ये ऑब्वियसली ये है कि ये पेशेंट के लेवल के ऊपर भी होती है और डॉक्टर के लेवल के ऊपर भी होती है। पेशेंट के लेवल के ऊपर जो है वो इस तरह आप सोच लें कि यही जो मैंने आपको बताया था कि सर्जरी से पहले पेशेंट्स को हम मोस्टली 12 आवर्स के लिए नेल पर ओरल रखते हैं, NPO रखते हैं। कुछ वो खा नहीं सकते, कुछ वो पी नहीं सकते। अब अगर कोई पेशेंट 2, 3, 4, 5 घंटे पहले जो है वो कुछ खा लेता है, तो ये उसकी वॉयलेशन पेशेंट के लेवल के ऊपर वॉयलेशन हो गई। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे वो जब एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के बाद की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो पेशेंट उसको वॉमिटिंग हो सकती है, और वॉमिटिंग उसके अगर लंग्स में चली जाए तो उसकी डेथ हो सकती है एस्पिरेशन से। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स के ऊपर, पेशेंट के लेवल के ऊपर भी है और हेल्थ केयर वर्कर के लेवल के ऊपर भी है। अ मॉडल ऑफ पेशेंट सेफ्टी, अब क्या मॉडल एक होना चाहिए? Those who work in healthcare, those who receive healthcare or have stake in its availability, the infrastructure of systems for therapeutic interventions, healthcare delivery processes, the methods for feedback and continuous improvement. एक तो वो लोग obviously जो कि दे रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक वो जो कि हेल्थ केयर ले रहे हैं, यानी पेशेंट और डॉक्टर। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो हम मेडिकेशंस या जो ट्रीटमेंट होता है वो, और द मेथड्स फॉर फीडबैक। एक अगर हम पेशेंट सेफ्टी के लिए जो है वो बेनिफिशियल होगी चीज़, वो ये कि हम अगर एक फीडबैक प्रोसेस रख लें, जो कि मोस्टली उसमें तो गवर्नमेंट में तो बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट सेटिंग्स के अंदर फिर भी आपको थोड़ा देखने का मिल जाता है, देखने के लिए मिल जाता है। और इसलिए पेशेंट सेफ्टी, इसलिए नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट अभी बता रही थी कि गवर्नमेंट से इलाज नहीं कराना, प्राइवेट से कराना है, क्योंकि वो विद प्रोटोकॉल्स चलते हैं। गवर्नमेंट में चूंकि पेशेंट लोड इतना ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि काफी दफा हम अपनी चीजों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उस तरह नहीं कर पाते, पूरी नहीं कर पाते, और वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उस हिसाब से हम नहीं चल पाते। नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ, अब पेशेंट को क्या क्या चीजें जो है वो नजर में रखनी होती हैं। एक्सपीरियंस ऑफ इलनेसेस, सोशल सर्कमस्टांसेस, एटीट्यूड टू रिस्क, वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस, क्लिनिशियन डायग्नोस द डिजीज, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब है उसकी कॉज। एक वो देख लेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल फीवर के साथ पेशेंट आया है, तो उसने आपने ये नहीं करना कि सिर्फ फीवर की उसको मेडिकेशन लिखी है और बस नहीं, आपको पता होना चाहिए। आपने अब आप देखें कि ये तो कोई भी जो डिस्पेंसर्स होते हैं या जो क्वैक्स होते हैं, उनका भी डिफरेंस एक हेल्थ केयर वर्कर जिसके पास एक डिग्री है, जिसके पास एक क्वालिफिकेशन है, वर्सेस एक क्वैक, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि उसको पूरी पीछे पैथोजेनेसिस पता होती है। ठीक है, उसको पूरी पैथोजेनेसिस उसकी पता होती है, उसको कॉज पता होती है, और वो हमेशा रूल आउट करता है। पेशेंट आया आपके पास फीवर का, आपने ये नहीं करना कि सिर्फ उसको मेडिकेशन दे देनी है। पेशेंट आया आपके पास जॉइंट पेन का, आपने ये नहीं करना कि सिर्फ उसको मेडिकेशन दे दी और बस एक पेन किलर लिख दिया और बस। आप क्या करते हो कि आप उसकी पूरी कॉज निकालते हो, आप उससे डिटेल में हिस्ट्री लेते हो। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट पेन का पेशेंट है, आप उससे पूछते हो कि आपको किस तरह की जॉइंट पेन होती है, किस टाइम में होती है। आप रूल आउट करते हो, इज इट ऑस्टियोआर्थराइटिस और इज इट रूमेटाइड आर्थराइटिस, इज इट सेप्टिक आर्थराइटिस, ये क्या है, आप उसकी कॉज को रूल आउट करते हो। यही डिफरेंस होता है क्वैक के अंदर
और जहाँ पे हमें पता होता है कि अल्लाह माफ़ करे कंडीशंस इतनी ख़राब हो जाती होती हैं, इनसे इतनी मिसहैंडलिंग होती है, इतने पेशेंट्स को इतना ख़राब करते हैं। मोस्टली जो है वो स्टीरॉइड्स पे स्टीरॉइड दिए जाते हैं क्योंकि ये नहीं देखते कि स्टीरॉइड्स के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा सेवेयर हैं। अब एक डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर को ये सारी बातें पता होती हैं। उसे पता है कि मैंने जो मेडिकेशन देनी है उसका फ़ायदा ज़्यादा है या उसका नुकसान ज़्यादा है पेशेंट के लिए, और फिर वो सिलेक्ट करता है कि मैंने ये वाली मेडिकेशन देनी है। पहले वो ये देखता है कि मैंने ये फीवर है या जॉइंट पेन है, उसकी कॉज वगैरह क्या है, उसके बाद वो अपनी मेडिकेशन प्लान करता है। डायग्नोस द डिजीज, एटियोलॉजी, प्रोग्नोसिस। फिर वो ये देखता है कि प्रोग्नोसिस होता है किसी चीज का आगे आउटकम जो होते हैं। सर्वाइव आउटकम एग्जैक्टली उसके अंदर सर्वाइवल रेट कितना है, वो ये पेशेंट से डिस्कस करता है, पेशेंट को बताता है, उस हिसाब से उसको गाइड करता है और वो प्रेफरेंसेस करता है जिसमें उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा है पेशेंट का। ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑब्वियसली हम हमेशा पेशेंट से डिस्कस करते हैं। इफ़ वी हैव मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो हम हमेशा पेशेंट से डिस्कस करते हैं, उसकी कंसेंट के साथ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आउटकम प्रोबेबिलिटीज, फिर वही हम ये करते हैं कि हम उसको बता देते हैं कि ये उसकी आउटकम जो है ना, वो अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो उसका ये आउटकम है, मेडिकल है तो ये। स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड द मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन फेलियर्स, जो भी हमने डिस्कस किए थे पेशेंट लेवल के ऊपर, हेल्थ केयर वर्कर्स के लेवल के ऊपर। अवॉइड ब्लेमिंग, जो भी हमने बताया कि ये जो कल्चर है ये चीज़ें सिर्फ वर्सन करती हैं और ये सिर्फ पेशेंट के लेवल के ऊपर चीज़ें ख़राब होती हैं, पेशेंट सफ़र करता है और कोई इस पे जो है ना वो इसको सफ़र नहीं करता। प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड केयर, maintain continuity of care for patients, be aware of the importance of self-care, act ethically every day. वही जो भी आप बात कर रहे थे, डिफरेंट एग्जांपल्स काफ़ी स्टूडेंट्स ने दी मॉरल्स और एथिक्स के ऊपर, वही चीज़ कि हमें हमेशा इन सारी चीज़ों को जहन में रखना होता है। पेशेंट हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है और पेशेंट को उन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ, हर पेशेंट डिजर्व करता है कि उसको उन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ डील किया जाए। ठीक है जी, that is the end of our lecture. Any questions? नो मैम। मैम मैंने आपको मेल कर दी हुई है वो ईमेल के लिए। ठीक है, मैं देख लूंगी आप मैम सब लोग हमें की मेल। मैम मुझे भी मेल नहीं आई है आपकी, तो मुझे भी ऐड कर दीजिएगा। आपने मुझे मेल किए? नो मैम, मैं कर देती हूँ। हाँ, imrana.noman मैम मैं कर nouman@umt.edu.pk। ओके मैम कैन वी लीव? मैम, लेक्चर और कोई सेंड कर क्वेश्चन तो दीजिएगा नहीं और है? रिकॉर्डिंग भी। आप कौन लीव करना चाह रहे हैं? मैम जी मैम, लेक्चर और रिकॉर्डिंग आप ईमेल पे सेंड करेंगी ना? हाँ जी, आपको ईमेल पे सेंड कर दूंगी। ओके मैम। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? मैम इसके चलो टोटल मैं लेक्चर्स कितने होंगे? मुझे टोटल लेक्चर्स का अभी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी यहाँ पे न्यू, लेकिन मुझे ये पता है कि एवरी वीक एक लेक्चर आप लोगों का होगा और वो इसी टाइम पे होगा। ओके ओके मैम। मैम। जी, अच्छा, आप लोगों को मैं ये लिंक दे दूंगी और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी। एक दफ़ा इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा तरीका यही होगा कि हम पिछले लेक्चर को एक दफ़ा फ़ौरन से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल टॉपिक है नहीं, पेशेंट सेफ्टी। यस ये मैम। बस वो चीज़ें हैं जो कि आप साथ साथ अपने जहन में रखो, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे पेशेंट्स के ऊपर तो आपके जहन में होगा कि आपने इस तरीके से पेशेंट्स डील करने हैं। ठीक यस है, मैम। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाँ जी मैम जो आज 12:30 पे लेक्चर होना था सेक्शन B1 का, वो भी आपके पास ही है ना? वो आज हो गया है। मैम उसका लिंक नहीं आया था, तो वो भी मैं आपको मेल कर दूं? नहीं, आप कौन से सेक्शन के हो? B1। अच्छा, आपको D1 का गया है लिंक? नो मैम, मुझे नहीं आया था। अच्छा, ठीक है, आप मुझे कर दो,
कर दो, ये काफी लोगों को ये इश्यूज आ रहे हैं, तो आप कर दो, फिर आप लोग की लिस्ट बन जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक से ऐसा नहीं होगा। मैम जो 12:30 की क्लास थी ना वो चेंज हो गई है 6:30 पे, सरफनान से पूछा था हमने। 12:30 की क्लास उन्होंने उसी 6:30 स्लॉट पे, को जी उन्होंने उसी स्लॉट को 6:30 की है। तो 6:30 तो D1 का लेक्चर होता है। जी चले, मैं कल डिस्कस कर लूंगी ये सरफनान से। आप लोगों को मेल आ जाएगी अगर कोई इस तरह की हुआ चीज, ठीक है? मैं खुद भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके मैम। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।